Assalamualaikum. I welcome you all in this master class how to learn in the MBBS. Generally ये जो चीज़ है सीखना कैसे है हमें कभी भी सिखाया नहीं जाता। तो जब हम MBBS में एंटर होते हैं या BDS में एंटर होते हैं या DPT में एंटर होते हैं या फार्मेसी में एंटर होते हैं या कोई भी मेडिकल से रिलेटेड चीज़ में एंटर होते हैं या किसी भी चीज़ में जनरली एंटर होते हैं यूनिवर्सिटी के लेवल पर, तो it is very difficult to grasp the concept and keep in our mind. तो आज जो ये लेक्चर है मास्टर क्लास है, दिस इज ऑन हाउ टू लर्न इन द MBBS। आपको मैं स्पेसिफिकली टूल्स एंड ट्रिक्स एंड टिप्स बताऊंगा जैसे कि आप पढ़ सकते हैं इन योर मेडिकल लाइफ विद द ईज। ठीक है, so before that, little bit introduction about myself. I am Dr. Ehsan. I am MBBS and FCPS. I am professionally working as a cardiologist, senior registrar at the Bahria University. So सबसे पहले congratulations, आपकी सिलेक्शन हो गई है, आप MBBS की लाइफ में एंटर हो गए हैं। Now you are becoming a doctor in the future, इंशाल्लाह सब स्मूथ रहेगा होपफुली। बट आज का ये लेक्चर जनरली बनाने का मकसद ये है कि MBBS में हमें कभी भी सिखाया नहीं जाता आप सीखते कैसे, हमारा दिमाग जो है काम कैसे करता है। ठीक है, और जनरली जब हम MD कैट में होते हैं या प्री एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें बहुत छोटी छोटी बुक्स होते हैं, तीन चार सब्जेक्ट्स होते हैं, एक इंग्लिश होते हैं, बायोलॉजी, chemistry and physics. But when you enter in a medical school, there are tons of books, files and files of books, और किसी को पता ही नहीं होता कि कैसे पढ़ते हैं और क्या पढ़ते हैं, कहाँ से पढ़ना होता है और कैसे स्टोर करते हैं। तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल है। तो अगर आप आज की मास्टर क्लास लेते हैं आप समझ जाएंगे कि आपका दिमाग काम कैसे करता है और आपको पढ़ना कैसे है। सो दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट होल ऑफ योर लाइफ। ठीक है, आप डॉक्टर बन गए, स्टिल यू नीड टू लर्न एंड रीलर्न एंड लर्न एंड रीलर्न। अब बात को समझ रहे हैं? 10-20-50 साल के बाद सबसे जो सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आपको चाहिए होगी वो ये होगा कि अगेन आप स्क्रैच से सीखें। मैं आपको मिसाल देता हूँ, ब्लैकबेरी का मिसाल ले लें। ब्लैकबेरी 2009 तक 50% ऑफ, तो मैं आपको बताता था ब्लैकबेरी का 2009 में 50% ऑफ द शेयर्स थे, 50% ऑफ द मोबाइल मार्केट का होल्ड था पूरी दुनिया में। बट 2011 में क्या हुआ, ये 1% से भी कम हो गया और बैंकरप्ट हो गई। बिकॉज 2005-6 में स्टीव जॉब्स ने एक विजन देखा था कि टच स्क्रीन आ जाएगी और पूरी दुनिया चेंज हो जाएगी। लेसन टू बी लर्न, 10-20 के साल के बाद आपके पास जो स्किल सेट है ना वो कम्प्लीटली एलिमिनेट हो जाएंगे, पूरी दुनिया नई चीज़ों पर चलेगी। तो दैट्स वाई लर्निंग, रीलर्निंग, अनलर्निंग एंड अगेन लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल एंड सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको पूरी ज़िंदगी काम आएगी, वेदर यू आर इन मेडिकल और एनी अदर फील्ड। सो आपको ऐसा फील होता है, आपके पास बहुत सारे बुक्स होते हैं, एनाटॉमी के 3 आपके पास बुक्स होते हैं, एक शॉर्ट बुक होती है, एक अपना टेक्स्ट बुक होता है, एक अपने पास PCQ की बुक्स होती हैं, और ये सिर्फ सिंगल सब्जेक्ट है। फिजियोलॉजी की 3-4 अलग बुक्स होती हैं और बायोकेमिस्ट्री के 3-4 अलग बुक होती हैं। तो आप ऐसे पैनिक करते हैं, बट डोंट वरी, and today you are going to learn all these things. अच्छा, before that I want to share single thing. अगर आप कहें कि मैं क्यों सीखूं, why studying is mandatory in MBBS,
because you are going to save lives, as simple as that. आप नहीं पढ़ेंगे आप बुरे डॉक्टर बनेंगे, आप पढ़ेंगे you will have a deep knowledge, जो हम ड्रग दे रहे हैं उसका मैकेनिज्म क्या है, उसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, उसके कंट्राइंडिकेशन क्या है, ठीक है। और आपको ना पढ़ना है मैंडेटरी। पूरी दुनिया में निग्लिजेंस एंड मेल प्रैक्टिस ये बहुत होती है और ये ह्यूमन एरर है, इसको हम कम कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं बाय मेकिंग अ सिस्टम बना के। तो दैट्स वाई पढ़ना इज इम्पोर्टेंट। थिंक यू आर गोइंग टू सेव लाइफ बिकॉज यू आर स्टडिंग। जो भी आप चीज़ करते हैं उसका नीयत पर बहुत असर होता है। व्हाट यू आर थिंकिंग, परसीविंग, वो क्या कर रहे हैं। अगर आपकी नीयत साफ है और नीयत ये है कि मैं इंसानों की हेल्प करूंगा, तो अल्लाह इज गोइंग टू रिवॉर्ड यू। समझ रहे हैं। एंड आपकी जो भी पढ़ाई होगी वो आपकी नेकी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो थिंक ऑफ योर सेल्फ एज अ सुपर हीरो, लाइक सुपरमैन, बैटमैन, व्हिचएवर इज योर फेवरेट। सो अब मैं आपको 30 सेकेंड्स दूंगा टू रिमेंबर दीज थिंग। ये आप जल्दी से याद कर लें। इसमें कैट, हेड, ब्लू, देयर इज बॉय, रोड, हाउस, बाइसाइकिल, रेस, फादर, विनिंग, हैंड्स, हेयर, वाइट, पीपल, हग्स। सही है, इसको आप याद करें। एंड फ्यू स्लाइड्स के बाद में आपको जो है ना ये देखेंगे कि आप कितना रिकॉल कर पाते हैं इन चीज़ों को। सही है, तो हैव अ लुक। Okay, so I'm going to change the slide. So we are going to Acha. Your brain is only 2% of your body. The largest organ of your body is skin. The brain isn't the largest, but it keeps the 20% energy. It roughly uses the 20% of the body's energy. 20% आपका ग्लूकोज एंड एनर्जी जो भी है वो ब्रेन इस्तेमाल करता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द ब्रेन, ब्रेन जो है वो स्टोरिंग मशीन नहीं है, ठीक है। नाउ ऑल ऑफ यू मस्ट बी लाइक ये क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर ऐसा। ब्रेन याद करने के लिए नहीं होता, याद करने के लिए होता है, बट इतना नहीं जितना हम MBBS में याद करते हैं, उतनी ब्रेन की कैपेसिटी नहीं है। ब्रेन जो है आपका वो आइडियाज को क्रिएट करने के लिए पैदा हुआ है, स्ट्रेटजीज बनाने के लिए पैदा हुआ है, थिंकिंग के लिए बना हुआ है, बट याद रखने के लिए नहीं बना हुआ। इसलिए हमारे पास याद रखने के लिए बुक्स होती हैं, चेकलिस्ट होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये बात आप समझते हैं कि ब्रेन कोई मेमोरी नहीं है, मेमोरी कार्ड नहीं है जिस पर सब चीज़ें हम याद होंगी। अच्छा, जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी यूजुअली सुपीरियर पार्ट ऑफ ब्रेन्स में होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी आपकी हिपोकैम्पस में होती है। आपको बचपन की सारी चीज़ें याद नहीं होगी, बट कुछ चीज़ें याद होंगी जो आपके किसी चीज़ के साथ एंकर्ड होंगी। लाइक कोई इवेंट होगा, कोई बहुत खुशी की बात होगी, कोई बहुत दुख की बात होगी, कोई चीज़ आपसे छिन गई होगी, तो वो चीज़ आपको बचपन की याद होगी, बिकॉज वो एक एंकर किया गया है एक मेमोरी के साथ, वो आपके हिपोकैम्पस में होगी। उसके अलावा दो चीज़ें MBBS में या किसी भी मेडिकल उसमें समझ लें। They are going to be facts, they are going to be concepts. Concept is a different thing, fact is a different thing. Like small box of ECG is equal to 5 mm. 5 mm is a fact, ठीक है।
आपके ब्रेन जो है 20% ऑफ एनर्जी यूज करता है। 20% ये नंबर जो है ये फैक्ट है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। और जैसे आपका लिवर अगर किसी को डोनेट करते हैं तो 7 ईयर में वो पूरा रीजनरेट हो जाएगा आपका ब्रेन, आपका लिवर जो आप किसी को डोनेट कर रहे हैं, तो जो पार्ट आपने डोनेट किया वो पार्ट पूरा रिग्रोथ 7 ईयर्स में हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज अ फैक्ट, ये नंबर है, ये नंबर को आप समझ लें कि दिस इज समथिंग एल्स, कॉन्सेप्ट इज समथिंग एल्स। कॉन्सेप्ट एक आप मेमोरी की तरह अपने ब्रेन में बना लेते हैं, कॉन्सेप्ट आप भूलते नहीं हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट आप यूजुअली टेक्स्ट बुक से सीखते हैं। कॉन्सेप्ट इज लाइक ए स्टोरी, समझ रहे हैं कि लंग्स आपके एयर इन एंड आउट करते हैं, लंग्स आपके एयर को क्लीन करते हैं, उसमें सीलिया होता है एंड वो आपके ऑक्सीजन को ब्लड में सप्लाई करते हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, ये अपने माइंड में कॉन्सेप्ट और फैक्ट का थोड़ा सा डिफरेंस समझ लें, इनको याद करने का तरीका अलग अलग है। कॉन्सेप्ट आप एक दफ़ा पढ़ लेंगे आपको याद हो जाएगा, वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट आपको याद हो जाएगा, ठीक है। जैसे इन्फ्लामेशन का कॉन्सेप्ट है, कहीं पर कोई इंजरी होती है, लेसरेशन होती है, स्किन का टीयर आता है, ठीक है, तो वहाँ पर स्वेलिंग होती है, इन्फ्लामेटरी सब्सटेंस आते हैं, मैक्रोफेजेस आते हैं, न्यूट्रोफिल्स आते हैं, एक्सुडेट रिलीज करते हैं। तो इट्स लाइक अ कॉन्सेप्ट, ठीक है। फैक्ट इज अ नंबर। तो इन दोनों को याद करने का तरीका अलग है। कॉन्सेप्ट आप टेक्स्ट बुक से बनाते हैं, ठीक है, और कॉन्सेप्ट आपको टेक्स्ट बुक से बनाना होता है। और फैक्ट जो है, फैक्ट को याद करने के लिए हम जो है आगे एक स्लाइड है उसमें से हम देखेंगे फैक्ट को कैसे याद करें। अच्छा, दिस इज द फॉरगेटिंग कर्व। आप जो चीज एक दिन में पढ़ते हैं वो एक घंटे में आपकी जो है ना अराउंड 60-50% रिटेन रहता है। जैसे ही आपके डेज पास होते हैं ना, 7 डेज में आपने जो पढ़ा होगा ना वो 20% से कम याद होगा। तो एक हम शेड्यूल ऐसे बनाएंगे कि जब भी आप पढ़ें तो उसको भूलने के लिए आप टाइम दें, ठीक है। आपने एक आज कोई लेक्चर में चीज़ पढ़ी, आपने घर जाके वो शाम को रिवीजन कर लिया, ठीक है, 1-2 घंटा आपने पढ़ लिया, देन लेट इट फॉरगेट, आप भूलने दें उसको, दोबारा उसको पढ़ने की बार बार ज़रूरत नहीं है, लेट इट बी। दोबारा आप जो है ना उसी टॉपिक को अपने कैलेंडर में या अपनी नोटबुक में लिखें कि 7 दिन के बाद मुझे एक सुपरफिशियल रिवीजन करना है। सो नाउ कमिंग टू द क्रिएटिंग समरीज। आप टेक्स्ट बुक जो भी पढ़ रहे हैं ना उसकी आपने समरी बनानी है। रीज़न इज़ दैट के पैराग्राफ बहुत बड़े हैं, उसमें काम की चीज़ें जो आपको याद करनी है ना वो बहुत कम होती हैं, वो 3-4 होती हैं। तो वो आपको जो है ना एक अपना स्टिकी नोट से बना के वहाँ पर रख देनी है एट द एंड, जैसे यहाँ पर लगी हुई है, जैसे यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। इसको आप ऊपर करके नीचे वाला टेक्स्ट पढ़ सकते हैं, पर यूजुअली बिब्लियोग्राफीज होती हैं, रेफरेंसेस होते हैं, पिक्चर्स वो इतनी जो काम की ना हो उसके साथ आप ये लगा सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा जब आप रिवीजन करेंगे ना तो आपको बेसिकली वो सारे टेक्स्ट बुक पे जाने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन रिटेन दोज नगेट्स, रिटेन दोज पॉइंट्स जो आपने लिखी हैं वो आपने उठानी है एंड यू जस्ट मूव ऑन, ठीक है। तो ये आपके रैपिड रिवीजन के लिए बहुत काम आएंगे। टेक्स्ट बुक को पढ़ना कैसे है, दिस इज अगेन वेरी मच मॉडर्न। उसमें सब कुछ पढ़ने का काम नहीं होता। एपिडेमियोलॉजी मोस्टली एग्जाम्स में नहीं होती, ठीक है। तो जब भी आप टेक्स्ट बुक एक पढ़ना लगेंगे ना, एक टॉपिक आप उठाएंगे, जैसे डिजॉक्सिन आप पढ़ने लगे, तो डिजॉक्सिन के पहले आप पढ़ लेंगे कि पूरा एक दफ़ा स्किम कर लेंगे, पूरे उसके जो भी 1-2 पेजेस होंगे ना वो सारे स्किम करेंगे, जल्दी से देखते जाएंगे कि ये क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, फिर आगे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। और कुछ बुक्स में ये होता है कि BCQs भी दिए होते हैं, तो अगर पहले आप BCQ भी देख लें ना तो वो भी बहुत आपको फ़ायदा देगा। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा कि मुझे इसमें ना पढ़ना क्या है चीज़ में। जैसे
BCQ में होगा डिजॉक्सिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, डिजॉक्सिन का होगा कि आपके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। तो दैट्स वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट कि आप जो है ना उसके BCQ पहले पढ़ लें। जैसे कैटसन फार्माकोलॉजी का बुक है, उसमें एट द एंड ऑफ द चैप्टर ना BCQ दिए होते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि ये ना थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स एग्जाम्पल है, बट वजह ये है कि मैंने हर अपने एग्ज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह पहले अटेम्प्ट निकाले हैं एंड आई वाज अमंग द टॉप स्टूडेंट्स एट द यूनिवर्सिटी। तो जो ये मेथड आपको बता रहा हूँ मैं वो करके आया हूँ, दैट्स वाई मे बी दिस थिंग कैन हेल्प यू अलॉट। पहले वो BCQ देख लें, आइडिया होगा कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं। आप जब वो पढ़ेंगे देन यू विल रिमेंबर इट मोर, दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। टेक्स्ट बुक के साथ पढ़ने के लिए दूसरे इम्पॉर्टेंट चीज़ें अर्ली स्टार्ट करें। आपके जैसे ही सेमेस्टर स्टार्ट होता है आप पढ़ना स्टार्ट करें। एक लॉ होता है कॉल्ड पार्किंसन लॉ। पार्किंसन लॉ आप पढ़ेंगे, उसका मकसद ये होता है कि आपके पास जितना डेडलाइन पीछे होगी ना, आप पढ़ना आप काम उतना डिले करेंगे। जैसे आपने थीसिस सबमिट करवाना है, थीसिस सबमिट करवाना है, उसकी डेडलाइन है 30 दिसंबर। आप 1 जनवरी को छोड़ेंगे आप जो है ना अक्टूबर नवंबर में जाके स्टार्ट करेंगे और देन सबमिट करेंगे। फिर उससे नुकसान ये होता है कि आप यू आर प्रेशराइज एट द एंड। उससे बेहतर है आप पहले ही पढ़ना स्टार्ट करें, डेडिकेटेडली 2 घंटे टाइम आप दें तो उसको पढ़ना स्टार्ट करें। देयर इज अ रोमन सेइंग के ट्रेन स्वेट मोर इन योर ट्रेनिंग, ब्लीड लेस इन द बैटल। सो इसका सिंपल मकसद ये है कि जितना आप अर्ली पढ़ना स्टार्ट करेंगे एट द एंड में आपको एग्जाम में उतने अच्छे नंबर आएंगे, आप फेल होने से बच जाएंगे, आप आगे चल के अपने ह्यूमैनिटी को सर्व कर सकते हैं। आइडियली आपके MBBS में ना आप अपने ऊपर है आप कितना पढ़ सकते हैं। तो जनरली अगर 2 घंटे पे आप दे दें ना स्टार्टिंग के टाइम में, अगर आपका एनुअल सिस्टम है तो आप जो है ना फर्स्ट 6 मंथ तक 2-4 घंटे भी दे दें दिन में, तो दैट इज़ मोर देन इनफ, काफ़ी है। 6 मंथ के बाद आप थोड़ा सा टाइम बढ़ाना स्टार्ट करें जैसे ही आपके एग्ज़ाम नज़दीक आते हैं। इट इज़ जस्ट लाइक अ बॉक्सिंग। बॉक्सिंग में आप पहले देखेंगे कि वो ना बॉक्सर दूर दूर खड़े होंगे, सिंपल जैब्स वो थ्रो करेंगे, यूजुअली मिस करेंगे। जैसे ही इंटेंस होता जाता है, राउंड्स बढ़ते जाते हैं, तो वो अपने जो पावरफुल पंचेस होते हैं ना वो देते हैं, लाइक अपर कट्स एंड हुक्स। तो स्टडिंग इज सेम लाइक दैट। स्टार्टिंग में आप आहिस्ता 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 पढ़ना स्टार्ट करें, बिल्डअप करें, एंड जब टाइम नज़दीक आए आप अपना स्टडी को इंटेंस करते जाएं। सही है। तो पहले इसके में आपने पूरे चैप्टर या टॉपिक को कर लिया, एक दफ़ा देख लिया क्या क्या चीज़ें हैं। BCQ से स्टार्ट करें, आपको पता चल जाएगा कि इम्पोर्टेंट क्या है। 20 मिनट्स की स्टडी करें, 10 मिनट्स का ब्रेक लें। दिस इज़ बिकॉज आपका अटेंशन स्पैन ना 10 मिनट का होता है। 10 मिनट से ज़्यादा जो है ना कोई इंसान अटेंशन नहीं होता और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। यूजुअली हमारे यहाँ 20 मिनट से भी कम होता है। वजह उसकी ये है कि बिकॉज ऑफ दिस टिकटॉक एंड ऑल दिस रील, दिस इज जस्ट BS। इसको आप टिकटॉक ये सब चीज़ें जो है ना कम करें, ख़त्म करें। ये ह्यूमन के लिए अच्छा नहीं है, ब्रेन के लिए। वजह उसकी ये है कि आपकी जो है ना अटेंशन स्पेन कम हो रहा है, ठीक है। तो दैट्स वाई इस टेक्निक को दूसरा कहते हैं कि पोमोडोरो टेक्निक, जिसमें आप कुछ इंटेंस पीरियड आप स्टडिंग करेंगे एंड देन ब्रेक। ठीक है, समझ रहे हैं? तो आपने ये करना है। अच्छा, उन जो ब्रेक आपकी 10 मिनट की होगी उसमें आपने मोबाइल नहीं देखना, मोबाइल की स्क्रॉलिंग नहीं करनी। आपने बात करना है, आपने वॉक करना है, आपने चेयर से उठना है, आपने पानी पीना है, आपने सनलाइट में जाना है। जस्ट डोंट लुक एट मोबाइल, बिकॉज एक दफ़ा आपने स्टार्ट कर लिया मोबाइल पर देखना तो आपका स्टडी पीरियड गया। सो दैट्स व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट। अच्छा, ये एक बहुत बेहतरीन एप्लीकेशन है, इसको फॉरेस्ट ऐप कहते हैं।
जब भी आप पढ़ने बैठे हैं तो इसमें आप जो है ना ये टाइमर लगा लें, ये आपकी सारी चीज़ों को ब्लॉक कर देगा उसमें। और एक 25 मिनट्स के टाइम के बाद आपके पास एक यू विल हैव अ लवली ट्री, तो इससे आपका पूरा फॉरेस्ट बन जाएगा। मुझे तो एप्लीकेशन बहुत पसंद है, दिस इज़ फ्री एंड आपको पढ़ने में बहुत मदद कर सकती है। बिसाइड दैट आप जो है ना क्लास में नोट्स लें, मोस्टली आपके एग्ज़ाम में जो चीज़ें आती हैं ना वो आपके लेक्चर से ही होते हैं, बिकॉज आपके टीचर्स से एग्ज़ाम बनाते हैं, तो दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। अपना एक डेडिकेटेड प्लेस रखें स्टडी का, क्योंकि उस जोन में आप जाएंगे। हर चीज़ की ना एक प्लेस होती है, जैसे बिस्तर इज़ नॉट फॉर स्टडिंग, बिस्तर सोने के लिए। आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली सोचेगा कि मुझे सोना है, दैट्स वाई बेड पर पढ़ना नहीं है, फॉरबिडन। ओके, सो ये हम वीडियो देखेंगे, आपको इसको एनालाइज करना है, ठीक है? This is an awareness test. How many passes does the team in white make? The answer is 13. But did you see the moonwalking bear? ये बेयर आपने नोटिस किया? इसका मकसद मैंने क्यों रखा है आपको, ये क्यों आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ? बिकॉज ऑफ मल्टीटास्किंग। हमारा ब्रेन एक टाइम में एक ही चीज़ पर फोकस कर सकता है। इट इज़ नॉट मेड फॉर टू डू 2 थिंग्स और 3 थिंग्स साइमल्टेनियसली। हम लोग क्या करते हैं, बातें भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, हम टीवी भी देखते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, हम चैटिंग भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं। आप ऐसे पढ़ नहीं सकते हैं। ब्रेन एक वक्त में एक ही चीज़ पर फोकस कर सकता है। देयर इज नथिंग कॉल्ड एज मल्टीटास्किंग पूरी दुनिया में। आपके मेमोरी डिक्रीज होगी, आपकी वो चीज़ें ये रिटेन नहीं होगी। आप सोचेंगे मैं 2 काम एक साथ कर रहा हूँ, मोबाइल भी म्यूज़िक भी सुन रहा हूँ, पढ़ भी रहा हूँ। कांट हैपन, ह्यूमनली इट इज़ नॉट पॉसिबल अनटिल अनलेस आप हैनिबल लेक्टर है। अगर कोई जानता है हैनिबल लेक्टर को, हैनिबल लेक्टर वाज साइकोपैथ एंड सीरियल किलर, बट इट्स अ फिक्शनल स्टोरी। बट उसके दिमाग में एक वक्त में 2 सोचें चल रही होती हैं, तो वो एक वक्त में उसके दिमाग में 2 अलग अलग काम कर सकता है, बट दैट्स द फिक्शन। अच्छा जी, चलें अब हम याद करते हैं कि आपने कितने वो वर्ड्स याद किए हैं, आपको कितना याद आ रहा है। सो बताएं कि सो याद करें कितने आपको यह लफ्ज़ याद आ रहे हैं। हार्डली आपको 10 से कम ही आ रहे होंगे। कोई किसी को 15 याद है तो दैट मस्ट बी जीनियस। याद करने का एक तरीका होता है, ठीक है?
जो वर्ल्ड क्लास मास्टर होते हैं याद करने में। अच्छा, इसके इन चीज़ों के ना कंपटीशन होते हैं मेमोरी बनाने के। डेक ऑफ कार्ड्स का पूरा होता है कि आपको ना सीक्वेंस उस डेक ऑफ कार्ड्स की याद करने होते हैं। उसमें कोई भी आप इंटरव्यू सुनेंगे ना, उसका जो मास्टर होते हैं इन चीज़ों के याददाश्त के मास्टर होते हैं, वो कहेंगे आप स्टोरी बनाएं, स्टोरी आप कभी नहीं भूलेंगे। मैं आपको याद करवाता हूँ। जैसे उन सारे में एक लड़का था, सोचें हाउस था, लड़का घर से निकला विद द वाइट शर्ट, ब्लू हैट, ही वॉज वॉकिंग इन द रोड। उसने एक साइकिल कंपटीशन में हिस्सा लिया, ही वॉन द साइकिल कंपटीशन। स्काई ब्लू था, उसने हैंड्स अपने रेज किए, फादर ने उसको हक किया। ठीक है, तो ये 12-13 आपके वर्ड आराम से हो गए। आप ऐसे पूरे याद कर सकते हैं स्टोरी के सूरत में। जब भी आप जो है ना अपना वो ऐसे मल्टीपल चीज़ें हैं, आप उसको एक स्टोरी की सूरत में याद कर सकते हैं। सपोज आपको मिसाल दूँ, आपके पास कोई पेशेंट आता है, एक सिनेरियो में आप पढ़ते हैं, एल्डरली मेल है, चेस्ट पेन स्वेटिंग के साथ आ रहे हैं। यू इमेजिन योर सेल्फ ऑन दैट सिनेरियो। आप वो इमेजिन करें, चेस्ट पेन स्वेटिंग के साथ आता है, रेट्रोस्टेनल पेन है, 2 घंटे से स्टार्ट हुआ है, स्मोकिंग करता है, वो सफ़ेद उसके बाल है, बोल्ड है। ठीक है, और उसमें फिर आप जो है ना उसकी ECG करते हैं। ऐसे स्टोरी एक दिमाग में बनाए तो वो चीज़ जो आपको याद रहेगी। दूसरी चीज़ होती है एक्टिव रिकॉल। जब भी हम एक टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, हम उसको रीड करते हैं, रीड करते जाते हैं, रीड करते जाते हैं, रीड करते जाते हैं, और हम कहते हैं कि हमने सारा पढ़ लिया। हम पूरा टॉपिक पढ़ लेते हैं और कहते हैं कि बस खत्म, द एंड। इसको ना हमें एक्टिव रिकॉल करना है। एक्टिव रिकॉल इज द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आप इस लेक्चर से लेकर जाएं। अब जब भी एक टॉपिक पढ़ें, उसके टॉपिक को जो भी आपने 2-3 पैराग्राफ पढ़ा है ना, टेक्स्ट बुक के हाथ ऊपर रखें, ऊपर देखें और सोचने लगें कि मैंने क्या पढ़ा है। समझ रहे हैं? उसको आप एनालाइज करें, दोबारा रिकॉल करें कि क्या पढ़ा है मैंने, तब जाके आपको जो ना वो याद रहेगा। इसको कहते हैं एक्टिव रिकॉल टेक्निक। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आप जो है ना इस लेक्चर से लेकर जाएं। रीडिंग नहीं करनी, एक्टिव रिकॉल करना है। अच्छा, इस बंदे को कौन जानता है? दिस इज रिचर्ड फाइमन। रिचर्ड फाइमन इज अ नोबेल प्राइज विनर, और ये टीचर प्रोफेसर था, और इसकी बहुत अच्छी टेक्निक है, फाइमन टेक्निक जिसको बोलते हैं। आप इसको सर्च भी कर सकते हैं। इस बंदे ने कहा कि जो भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं उसको बहुत सिंपल करें, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट करें, जैसे आप एक 5 साल के बच्चे को याद करवा सकें। पहले आप उसको खुद से याद करें, सीखें, और फिर उसको ना किसी दूसरे को सिखाएं। बिकॉज ना एक पिरामिड होता है पूरा याद करने का, पिरामिड होता है। टीचिंग जो है सबसे हायरार्की में ऊपर है, जिससे आपको रिटेन सबसे ज़्यादा होगा। जो चीज़ आपने पढ़ाई होगी ना किसी को, वो 80% आपको याद रहेगी। ठीक है, तो दैट्स वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट कि आप जो है ना उसको किसी को सिखाएं, खुद से याद करें और बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट में याद करें। ठीक है, और फिर किसी दूसरे को सिखाएं। इसको फाइमन टेक्निक कहते हैं। तो इंटीग्रेट दिस इन योर स्टडिंग, ये आपको बहुत काम आएगी। दिस इज द लर्निंग पिरामिड। जो आप लेक्चर से सुनते हैं 5% रिटर्न देते हैं, रीडिंग से 10%, ऑडियो विजुअल से 20%, डेमोन्स्ट्रेशन से 30%। अब ये ना सारी पैसिव है जो हम करते हैं। डिस्कशन से 50%, प्रैक्टिस बाय डूइंग 75-90% व्हेन यू आर टीचिंग अदर्स। दिस इज द फाइमन टेक्निक। और दूसरा, देयर इज परेटो प्रिंसिपल। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आप जो है ना याद रखें। परेटो प्रिंसिपल सेज के
द 80% इज यील्ड गिवन बाय द 20% ऑफ थिंग्स। ठीक है, आप 20% जो टॉपिक्स पढ़ेंगे ना, 80% सवाल उस टॉपिक्स में आएंगे। परेटो प्रिंसिपल पे कहते हैं, 80-20 प्रिंसिपल पे कहते हैं। 1970-80 में देयर वाज परेटो, एन इटालियन साइंटिस्ट था, वो उसने देखा था कि उसकी क्रॉप जो है ना वो 80% सिर्फ 20% ऑफ लैंड की दे रही है, बाकी जो है ना सारी बकवास है। तो दैट्स व्हाई रिकॉग्नाइजिंग दैट 20 टॉपिक्स जो मोस्ट कॉमन आपके एग्जाम में आते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। अच्छा, स्पेस रिपीटेशन क्या है? जैसे मैंने आपको बताया कि रीडिंग नहीं करना, उसको याद करना है। बहुत सारी ऐसे स्टडीज हैं जिसमें ये रिटेंशन ज़्यादा होती है जब आप स्पेस रिपीटेशन करते हैं। ठीक है, स्पेस रिपीटेशन क्या है? आपने एक्टिव रिकॉल किया उसको, फिर आपने 7 दिन उसको छोड़ा, देन अगेन उसको एक दफ़ा समरी पढ़ ली। ठीक है, फिर 2 महीने बाद देन आपने वो टॉपिक देखा। ठीक है, फिर 2 महीने के बाद वो आपको बिल्कुल कम याद रहेगा, 30-40% याद रहेगा। अगेन 2 महीने के बाद आपने देखा तो वो आपको याद रहेगा। दिस इज कॉल्ड एज स्पेस रिपीटेशन। अच्छा, ये हैबिट का ऐप है, मैं अभी तक यूज़ करता हूँ। दिस इज हैबिट फॉर्मिंग है एप्लीकेशन। इसमें आप कोई सी भी हैबिट इसमें डाल सकते हैं, जैसे स्टडी का। डेली आप 2 आवर्स का स्टडी का टारगेट रख सकते हैं, या व्हेन यू आर स्टार्टिंग हाफ एन आवर से आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि ये आपको एक हीरो बना के देगा, और जो लोग गेमर्स हैं, गेमिंग करते हैं, उनके लिए ये तो लाइक एक गेम की तरह होगा। इसमें आपकी हेल्थ होगी, आप अगर टास्क नहीं करेंगे हेल्थ आपकी ड्रॉप होगी, आपको मैजिक पावर मिलता जाएगा जैसे ही, और क्वेस्ट की तरह है ये। तो अगर आपकी स्टडी की हैबिट बनानी है तो हैबिटिका इज़ वेरी नाइस ऐप, आप यूज़ कर सकते हैं। या आप सिंपल जो है एक कैलेंडर भी यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप स्टडी कंप्लीट करें उसको क्रॉस करते जाएं, और इसका फ़ायदा ये होगा कि आप जो है ना अपनी चेन को जितना ग्रो होते देखते जाएंगे, आपको उतना मज़ा आता जाएगा, आप उतना पढ़ते जाएंगे, एंड यू विल मूविंग फॉरवर्ड। और इसके ऊपर आप लिख सकते हैं, डोंट ब्रेक द चेन। एक्सरसाइज, स्टडीज बताती हैं एक्सरसाइज से हमारा हिपोकैम्पस का साइज बढ़ता है। ब्रेन जो है वो न्यूरोप्लास्टिक है, इसका मतलब है कि ब्रेन की जो आपकी है ना मोल्डिंग की कैपेसिटी है, आप उसको मोल्ड कर सकते हैं किसी भी तरीके से। सही है, दैट्स व्हाई एक्सरसाइज इज इम्पॉर्टेंट। आप वॉक कर सकते हैं, आप जो है जॉगिंग कर सकते हैं, आप जिम जा सकते हैं, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप इसको लाइट नहीं ले सकते। जो भी लोग एक्सरसाइज करते हैं उसके थिंकिंग, रिमेंबरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा, आप जो है ना ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, जैसे आलमंड्स हो गया, वॉलनट हो गया। इन चीज़ों में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, और गुड कोलेस्ट्रॉल होता है जो आपको टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है और आपकी मेमोरी इंक्रीज करता है। अच्छा, फैक्ट, अब इस स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा फैक्ट कैसे याद करता है। फैक्ट जो होता है नंबर होता है, आप भूल जाएंगे। उसको याद करने का तरीका है, टॉपिक से रिलेटेड एक पेज पर लिख लें। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ द बैक्टीरिया मुझे बहुत मुश्किल लगती थी। ठीक है, देयर इज कोका है, देयर इज बेसिला है, देयर इज ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, कभी भी मुझे याद नहीं हुआ। उसको मैंने एक ड्रॉ किया, एक पेज पर ड्रॉ कर लिया सारा। ठीक है, और उसको अपने दरवाजे पर पेस्ट कर लिया। जब भी मैं दरवाज़ा खोलता था, बंद करता था ना, उसको देख कर जाता था। तो एट द एंड ऑफ द एग्जाम मुझे वो बहुत अच्छे से याद हो गई थी। कार्डियक साइकिल बहुत मुश्किल है, बहुत सारे फैक्टर्स उसमें आते हैं। आपको मुझे याद कैसे हुई, मैंने उसका मोबाइल के ऊपर स्क्रीनशॉट लगा के जब भी मैं मोबाइल खोलता था मुझे वो नज़र आता था। तो फैक्ट आप बार बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अपनी दीवार के ऊपर, पोस्टर पर, मोबाइल में, कहीं पर भी आप फैक्ट जो है ना लिख कर पूरे एक पेज पर जो है ना वो रख दें, तो इस तरीके से आपको वो याद हो जाएगा। 21 डेज में आपकी हैबिट बन जाएगी।
आप जो है स्टार्ट करें 21 डेज पढ़ना स्टार्ट करें तो इंशाल्लाह आपकी बन जाएंगी। दूसरा मोटिवेशन वर्सेस डिसिप्लिन। मोटिवेशन ये है कि यार मोटिवेशन फील नहीं हो रही, मैं आज पढ़ाई नहीं कर रहा, आज आपको ना डिसिप्लिन होना पड़ेगा। मोटिवेशन इज लाइक फायर, कभी होता है कभी नहीं होता, चल गया तो चल गया, नहीं तो बस नहीं करना तो 2-2 महीने तक नहीं करना। डिसिप्लिन आपको डेली बेसिस पर उठना है और काम पर जाना है, बेशक आपको अच्छा लगे ना लगे। तो स्टडी को आपने ऐसे करना है कि डिसिप्लिन उसको बनाना है। डेली आपने बैठना है पढ़ने के लिए, बेशक आप 5 मिनट के लिए बैठे, बट यू हैव टू स्टडी। तो डिसिप्लिन को फॉलो करें, मोटिवेशन को नहीं। अच्छा, दीज आर द रेफरेंसेस जो भी मैंने चीज़ें आपको बताई हैं, टूल्स एंड ट्रिक्स बताए हैं, वो सारे इन आपके बुक्स से हैं, स्टडीज़ से हैं, और कुछ बुक्स हैं जो स्टडी बेस्ड ही हैं। तो आई होप दिस would be fruitful and a master class for you how to learn, how to remember in your MBBS. इन tools and tips and tricks को आप याद करें, so it is going to make a difference. So best of luck and thank you very much.